हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स के बीच सद्भाव और सौहार्दपूर्ण संबंध को सुनिश्चित करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के केस में यह एक्ट उनका शांतिपूर्ण ढंग से इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट करने के लिए प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी एक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस तथा कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज़ के एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड तथा कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह के विवाद या मतभेद को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दो या दो से अधिक एम्प्लॉयर्स के बीच या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच या दो या दो से अधिक एम्प्लॉइज़ के बीच हो सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कुछ टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज किए गए हैं। हमें उन्हें अच्छी तरह से समझना जरूरी है। उनमें से एक टर्म है ले ऑफ। यदि एम्प्लॉयर्स उन वर्क्समैन को जिनका नाम मास्टर रोल में रजिस्टर्ड है को एम्प्लॉयमेंट देने से मना कर देता है और एम्प्लॉयमेंट नहीं देने की वजह रॉ मटेरियल्स की कमी या इन प्रोडक्ट्स का लार्ज पैमाने पर एक्यूमुलेशन या मशीनरी का ब्रेकडाउन या प्राकृतिक आपदा आदि हो तो इसे ले ऑफ कहते हैं। यदि एम्प्लॉयर किसी वर्कमैन की सर्विस को टर्मिनेट किसी भी कारण से कर देता है तो इसे रिट्रेचमेंट कहते हैं, परंतु वर्कमैन के वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में इसे रिट्रेचमेंट नहीं कहा जाता है। इसके अलावा 60 ईयर्स की एज में रिटायर होने पर भी इसे रिट्रेचमेंट नहीं कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यू नहीं होने के केस में यदि वर्कमैन की सर्विस टर्मिनेट हो जाती है तो इसे भी रिट्रेचमेंट नहीं कहा जाता है। इसके अलावा लगातार खराब स्वास्थ्य की वजह से यदि किसी वर्कमैन की सर्विस टर्मिनेट कर दी जाती है तो इसे भी रिट्रेचमेंट नहीं कहा जाता है। लॉकआउट का तात्पर्य किसी इंडस्ट्री के टेम्पोररीली बंद किए जाने से है, जिसके कारण वहां रजिस्टर्ड वर्कमैन की सर्विस सस्पेंड या कुछ दिनों के लिए समाप्त हो जाती है। किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल या सुपरवाइजरी वर्क के लिए नियोजित किए गए एम्प्लॉइज को वर्कमैन कहा जाता है। अप्रेंटिस ट्रेनीज भी वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा डिस्प्यूट के केस में डिसमिस या डिस्चार्ज या रिट्रेंच किए गए एम्प्लॉइज भी वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं। परंतु एयरफोर्स, आर्मी तथा नेवी के एम्प्लॉइज, पुलिस सर्विस से रिलेटेड एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉइज तथा वैसे एम्प्लॉइज जो सुपरवाइजर हैं और 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा वेजेज ड्रॉ करते हैं या जिनका वर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के सुप्रीम हेड को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाता है। किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिसमें लास्ट 12 मंथ्स के किसी भी दिन 100 या उससे अधिक वर्कमैन हैं को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्क कमेटी के गठन के लिए बाध्य कर सकता है। वर्क कमेटी में एम्प्लॉयर तथा वर्कमैन दोनों के प्रतिनिधि होने चाहिए, परंतु किसी भी केस में वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। वर्क कमेटी एम्प्लॉयर तथा वर्कमैन के बीच अच्छे रिलेशंस तथा मेल जोल को सिक्योर करने के लिए जरूरी मेजर्स को प्रमोट करता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ पर्सन्स को कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स के रूप में अपॉइंट कर सकता है, जिनका काम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के केस में मीडिएटर की भूमिका निभाना है तथा डिस्प्यूट को सही तरीके से सेटल करना है। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स को स्पेसिफाइड एरिया या स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए अथवा परमानेंटली अपॉइंट किया जा सकता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेटलमेंट को प्रमोट करने के लिए बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन की नियुक्ति भी कर सकता है। इस बोर्ड में एक चेयरमैन तथा 2 या 4 अन्य मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है तथा अन्य मेंबर्स डिस्प्यूट से रिलेटेड पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ज़रूरत के अनुसार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर सकता है ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के केस में इंक्वायरी किया जा सके। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन्स को अपॉइंट किया जा सकता है, परंतु
एक से ज़्यादा मेंबर्स के केस में चेयरमैन अन्य मेंबर्स को अपॉइंट करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के जल्द निपटारे के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक या उससे ज़्यादा लेबर कोर्ट का गठन कर सकता है। लेबर कोर्ट में केवल 1 पर्सन की अपॉइंटमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है। इस एक्ट के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के एम्प्लॉयड वर्कमैन कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। स्ट्राइक पर जाने संबंधी नोटिस वर्कमैन एम्प्लॉयर को स्ट्राइक से 6 वीक्स पहले दे सकता है। नोटिस देने के बाद 14 डेज के भीतर भी वह स्ट्राइक पर नहीं जा सकता है। नोटिस में स्ट्राइक के लिए स्पेसिफाइड डेट से पहले भी वह स्ट्राइक पर नहीं जा सकता है। इसके अलावा यदि कॉन्सिलिएशन ऑफिसर किसी डिस्प्यूट के केस में कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है या इस तरह के प्रोसीडिंग्स के कंक्लूड करने के बाद अगले 7 डेज तक वर्कमैन स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड एम्प्लॉयर्स अपने वर्कमैन के लिए लॉकआउट तब तक नहीं कर सकते जब तक इससे रिलेटेड नोटिस लॉकआउट करने से 6 वीक्स पहले एम्प्लॉयर ने न दिया हो। नोटिस देने के बाद अगले 14 दिनों के अंदर एम्प्लॉयर लॉकआउट नहीं करवा सकता है। नोटिस में स्पेसिफाइड लॉकआउट के डेट से पहले भी एम्प्लॉयर लॉकआउट नहीं करवा सकता है। इसके अलावा किसी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स के कंटिन्यू रहने के दौरान तथा कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स के रिजल्ट आने के बाद अगले 7 डेज के अंदर एम्प्लॉयर लॉकआउट नहीं करवा सकता है। इल्लीगल स्ट्राइक के केस में वर्कमैन को 1 मंथ तक का कारावास या 50 रुपीज़ तक का फाइन या दोनों दिया जा सकता है। इल्लीगल लॉकआउट के केस में एम्प्लॉयर को 1 मंथ तक का कारावास या 1000 रुपीज़ तक का फाइन या दोनों की सज़ा का प्रावधान है। यदि कोई वर्कमैन दूसरों को स्ट्राइक पर जाने के लिए या एम्प्लॉयर को लॉकआउट करने के लिए उकसाता है तो इसे इल्लीगल माना जाता है और इस केस में भी 6 मंथ्स तक के कारावास या 1000 रुपीज़ तक का फाइन या दोनों की सज़ा का प्रावधान है। कोई भी वर्कमैन यदि इल्लीगल स्ट्राइक तथा लॉकआउट के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है तो उसे 6 मंथ्स तक का कारावास या 1000 रुपीज़ तक का फाइन या दोनों का प्रावधान है। किसी भी डिस्प्यूट के केस में फाइनल सेटलमेंट या अवार्ड आ जाने के बाद रिलेटेड वर्कमैन उसे मानने के लिए बाध्य है और फॉलो नहीं करने पर उसे 6 मंथ्स तक के कारावास तथा फाइन या दोनों का प्रावधान है। यदि वर्कमैन उसे लगातार फॉलो नहीं करता है तो उस पर हर दिन 200 रुपीज़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।